जंगल में शुभम चला, ताकत पाई माँ का दूध पी के। भीम को हराया उसने, दिखा दिया अपनी झक्कास ताकत का झलक। चौधरी डर के भागा, गांव में खुशियां छा गई। किसानों की जमीन वापस, सबकी हंसी लौट आई। साधु ने सिखाया राज, खुद पर भरोसा रखना जरूरी। जब माँ का प्यार साथ हो, बनती है कोई भी कहानी पूरी। गांव में चौधरी नाम का एक जमींदार रहा करता था। वो अक्सर गरीब किसानों को तंग करता था और उनकी जमीनें छीन लिया करता था। उस दिन भी वो अपनी हवेली में चिंतित अवस्था में टहल रहा था। क्या बात है चौधरी साहब, बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप इधर उधर लगातार टहल रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम अच्छी तरह से जानते हो, हर महीने जब तक मैं गांव के किसी किसान की जमीन पर कब्जा न कर लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं यही सोच रहा हूँ कि अब गांव में किसकी जमीन बची हुई है और कौन मेरा कर्जदार है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा। चौधरी साहब, ऐसे तो बहुत से किसान अभी बाकी हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरिया नाम के किसान ने आपसे काफी समय पहले कर्ज लिया था। ना उसने कर्ज लौटाया है और ना ही ब्याज। भीम की बात सुनते ही चौधरी के होठों पर मुस्कान आ गई। तो फिर देर किस बात की है भीम, चलो आज हरिया की जमीन को अपनी जमीन बना लेते हैं। दूसरी ओर हरिया मेहनत से अपने खेत में हल चला रहा था। उसका 10 वर्ष का बेटा शुभम भी उसके साथ काम कर रहा था। तभी चौधरी भीम के साथ वहां आ पहुंचा। तूने मुझसे कर्ज लिया था, जो कि अभी तक ना तूने चुकाया है और ना ही उसका ब्याज दिया है। पिछले कुछ समय से मेरी फसल ठीक नहीं हो रही है साहब, जमीन बंजर होती जा रही है। जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। हरिया की बात सुनकर चौधरी और अधिक क्रोधित हो गया। अब मैं तेरी बंजर जमीन के हरा भरा होने का इंतजार करूं? इसी समय अपना खेत छोड़कर यहाँ से दफा हो जा। आज से तेरा खेत मेरा है, वरना तेरा क्या अंजाम होगा तू अच्छी तरह से जानता है। हरिया बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन चौधरी का दिल नहीं पसीजा। मजबूर होकर हरिया अपने बेटे शुभम को लेकर चुपचाप घर लौट गया। हरिया देर तक रोता रहा। जब वो रोते रोते थोड़ा शांत हुआ तो उसका बेटा शुभम उसके पास आया। पिताजी, जब जमींदार ने आपको बाहर निकाला तो आपने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? बेटा, मैं कमजोर हूँ। अगर आप कमजोर हैं तो क्या पूरा गांव कमजोर है? तू सवाल बहुत करता है शुभम। चौधरी बहुत दबंग व्यक्ति है। गांव में कोई भी उसकी ताकत के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। उसके पास भीम नाम का पहलवान है। गांव का कोई भी आदमी अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे भीम से कुश्ती लड़नी पड़ती है, और आज तक जो भी भीम से कुश्ती लड़ा है वो जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर शुभम चौंक गया। तो क्या हमारे गांव में कोई ताकतवर नहीं जो भीम को हरा सके? नहीं बेटा, भीम को कोई नहीं हरा सकता। तो क्या भीम इतना ताकतवर है कि उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। हरिया बहुत दुखी था। बेटे की बात टालने के लिए उसने धीरे से कहा, भीम को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है, जिसने किसी शेरनी का दूध पिया हो। ये सुनकर शुभम गहरी सोच में डूब गया। पिताजी, तो फिर मुझे बताइए, शेरनी का दूध कहाँ मिलता है? मैं शेरनी का दूध पीऊंगा और फिर भीम से मुकाबला करूंगा। जमींदार की हुकूमत को गांव से खत्म कर दूंगा। फिर कभी किसी किसान की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। बेटे की मासूमियत देखकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। शेरनी का दूध हमारे गांव के जंगल में मिलता है। इतना कहकर हरिया आंखें बंद कर लेता है। ये सुनकर शुभम पूरी रात वो शेरनी के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब शुभम उठा तो उसने देखा कि उसके पिता अभी भी वैसे ही लेटे हुए हैं। पिताजी तो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे,
आज अभी तक क्यों नहीं उठे? ये देखकर शुभम घबरा गया। मुखिया जी, जल्दी चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पिताजी को कुछ हो गया है। मुखिया घबरा गया और तुरंत शुभम के साथ हरिया के घर पहुंचा। बेटा, तेरे पिता तुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, अब वो कभी नहीं उठेंगे। शुभम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद नम आंखों से हरिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरिया के जाने के बाद शुभम अनाथ हो गया। वो अकेले ही अपना जीवन गुजारने लगा। शुभम उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा है। तभी मुखिया की बेटी गौरी वहां आती है। शुभम, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरा मन नहीं है। गांव के सभी बच्चे खेलते हैं, तुम क्यों नहीं खेलते? मेरा खेलकूद में मन नहीं लगता। मैं जानती हूँ, तुम्हें अपने पिताजी की बहुत याद आती है ना? इतना कहकर शुभम रोने लगा। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन के बाद जब भी शुभम उदास होता, गौरी किसी न किसी बहाने से उसकी उदासी दूर करने की कोशिश करती। समय ऐसे ही बीतता गया और 10 वर्ष गुजर गए। अब शुभम जवान हो चुका था। एक दिन शुभम गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में बीते हुए वर्षों की घटनाएं बार बार उभर रही थी। तभी गौरी वहां आती है और शुभम के पास रुक जाती है। बचपन से देख रही हूँ कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो। शुरू में तो मुझे लगता था कि तुम्हें अपने पिताजी की याद आती है, लेकिन शुभम, मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपाते हो। शुभम धीरे धीरे गौरी की ओर देखता है। उसके चेहरे पर गंभीरता और भीतर छुपा दर्द साफ झलकता है। तुम जानती हो गौरी, जब चौधरी ने मेरे पिताजी को उनके ही खेत से बेदखल कर दिया था, तब मैंने पिताजी से कहा था कि आपने चौधरी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। तब मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं तो क्या, इस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि उसके पास एक पहलवान है और गांव के नियम के मुताबिक अगर कोई भी चौधरी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे पहलवान से कुश्ती लड़नी पड़ती है। गौरी शुभम की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। पिताजी ने ये भी कहा था कि कुश्ती में आज तक भीम पहलवान से कोई नहीं जीत पाया, और जिसने भी भीम पहलवान से कुश्ती लड़ी उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिताजी ने ये भी कहा था कि भीम पहलवान को कुश्ती में केवल वही हरा सकता है जिसने किसी शेरनी का दूध पिया हो। ये सुनते ही गौरी चौंक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। शेरनी का दूध? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ गौरी, शेरनी का दूध। बचपन में पिताजी ने बताया था कि शेरनी का दूध जंगल में मिलता है। तब से मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि कैसे भी करके मैं उस शेरनी को ढूंढ निकालूं और उसका दूध पीकर भीम को कुश्ती में हराकर जमींदार का साम्राज्य इस गांव से ही समाप्त कर दूं। गौरी कुछ देर शुभम के चेहरे की ओर देखती रहती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। देखो शुभम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब तुम शेरनी का दूध ढूंढने के लिए जंगल मत चले जाना। सुना है जंगल बहुत ही खतरनाक होते हैं। शुभम गौरी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप उठता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन फिर से चौधरी अपनी हवेली में चिंता की हालत में टहल रहा था। क्या हुआ चौधरी साहब, आप फिर से चिंतित अवस्था में टहल रहे हैं? तू तो अच्छी तरह से जानता है। भीम मुस्कुराते हुए चौधरी की बात बीच में ही रोक देता है। यही कि आप जब तक किसी गांव के किसान की जमीन पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गांव की सारी जमीनें लगभग आप अपने नाम करवा चुके हैं। ये सुनकर चौधरी गहरी सोच में डूब जाता है। अचानक चौधरी की आंखों में चमक आ जाती है। 10 साल पहले मैंने हरिया के खेत पर कब्जा किया था और उसके अगले ही दिन हरिया संसार को अलविदा कह गया। सुना है अब उसका बेटा जवान हो चुका है। चलो अब उसके घर पर कब्जा करते हैं।
गांव के सारे किसानों के खेत तो मैं पहले ही हड़प चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि उनके घरों पर भी मैं अपना अधिकार जमा लूं। शुरुआत उसी अनाथ शुभम से करते हैं। तो फिर शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए साहब। कुछ ही देर में चौधरी भीम के साथ शुभम के घर पहुंच जाता है। शुभम उन्हें देखते ही गुस्से में आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो शुभम, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बहुत समय पहले कर्ज लिया था। ना उन्होंने कर्ज चुकाया और ना ही ब्याज। लेकिन उसके बदले मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे पिताजी का खेत छीन लिया था। लेकिन ब्याज तो बराबर बढ़ रही है ना। देखो शुभम, मैं तुमसे घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर ब्याज अब इतना हो चुका है कि तुम्हें अपना घर भी मुझे देना होगा। मैं तुम्हें केवल 1 महीने की मोहलत देता हूँ। शुभम चौधरी की ओर गहरी नजर से देखता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। तो फिर तू भी कान खोलकर सुन ले चौधरी, मैं घर खाली नहीं करूँगा। ये सुनकर चौधरी क्रोधित हो जाता है। तुम जानते हो मुझसे बगावत करने का अंजाम क्या होता है? जानता हूँ। तुम्हारे नौकर भीम से मुझे कुश्ती लड़नी पड़ेगी और मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ समितार। चौधरी जोर से हंसने लगता है। क्यों? क्या तू जवानी में मरना चाह रहा है? कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है चौधरी, अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो मेरी शर्त स्वीकार करोगे। कैसी शर्त? मैं तुम्हारे पहलवान भीम को कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। अगर मैं कुश्ती जीत गया तो तुम्हें सारे गांव वालों की जमीनें वापस करनी पड़ेंगी और ये गांव छोड़कर जाना होगा और ये सब तुम्हें लिखित रूप में मुझे देना होगा। चौधरी शुभम को घमंड भरी नजर से देखता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। 15 दिन बाद भीम और तेरी कुश्ती की तारीख तय करते हैं। और रही बात तेरी शर्त की, तो अभी गांव की चौपाल चलते हैं। मैं लिखित रूप से देने को तैयार हूँ। लेकिन कान खोलकर सुन ले शुभम, आज तक भीम से जिसने भी कुश्ती लड़ी वो जिंदा नहीं बचा। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। चौधरी बीच में खड़ा है और शुभम उसके सामने खड़ा है। गांव वालों, शुभम ने मुझसे बगावत की है। उसने मेरे पहलवान भीम को कुश्ती के लिए ललकारा है। उसकी शर्त है कि अगर वो भीम को हरा देता है तो मुझे तुम सबकी जमीनें लौटानी होंगी और ये गांव छोड़कर जाना होगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। और मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ये शर्त जीत नहीं पाएगा। चौधरी एक सादा कागज मंगवाता है और शुभम की शर्त लिखवाकर उस पर अंगूठा लगा देता है। मुखिया, ये कागज तुम रखो। 15 दिन बाद शुभम मर जाएगा और उस दिन मैं ये कागज तुमसे वापस लेकर फाड़ दूंगा। इतना कहकर चौधरी घमंड में चूर होकर भीम को साथ लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब गौरी को शुभम और भीम के मुकाबले की बात पता चलती है तो वो घबरा जाती है। वो तेज कदमों से शुभम की ओर आती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। तुम क्या कर रहे हो शुभम? तुम भीम से नहीं जीत सकते। सुना है चौधरी मुकाबले वाले दिन सभी लोगों को बुला रहा है। बड़े से बड़े नेता और कुछ बड़े पुलिस अधिकारी भी होंगे। मैं जीत कर दिखाऊंगा। इतना कहकर शुभम अपने पिताजी की बातों को याद करने लगा। शुभम बिना कुछ कहे गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ता है। शुभम घने जंगल में शेरनी की तलाश में निकल पड़ा। काश मुझे वो शेरनी मिल जाए तो मैं उसका दूध पीकर इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि भीम को हरा सकूं। कुछ देर बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी जंगल में एक साधु गुजरता है। वो शुभम को अकेले बैठा देख रुक जाता है। तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? शुभम साधु की ओर देखता है और सारी घटना उसे बता देता है। उसकी बात सुनकर साधु चौंक जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम वास्तव में शेरनी का दूध तलाश रहे हो? हाँ। साधु समझ जाते हैं कि शुभम के अंदर आग और क्रोध है, लेकिन भीतर से वो उतना ही भोला है। अगर मैं कहूँ कि तुमने
बचपन में ही शेरनी का दूध पिया है, तो क्या तुम मानोगे? शुभम चौंक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने शेरनी का दूध पिया होता तो मुझे पता होता। तुमने बचपन में शेरनी का दूध पिया है, लेकिन बहुत छोटे होने की वजह से तुम्हें याद नहीं है। वो शेरनी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। जब भी कोई मनुष्य अपनी माँ का दूध पीकर बड़ा होता है तो समझ जाओ कि उसने शेरनी का ही दूध पिया है। अपनी माँ को याद करो और महसूस करो कि तुमने शेरनी का दूध पिया है। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर लोगे तो एक भीम तो क्या, तुम्हारे सामने 10 भीम भी आ जाएं तो तुम उन्हें भी पछाड़ दोगे। साधु की बातों से शुभम के अंदर आत्मविश्वास जाग उठता है। मुकाबले वाला दिन आ जाता है। गांव की चौपाल में चारों ओर भीड़ जमा है। नेता, पुलिस अधिकारी और गांव वाले मौजूद हैं। बीच में कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। शुभम अखाड़े में उतरता है। वो आंखें बंद करता है और अपनी माँ को याद करता है। शुभम और भीम की कुश्ती शुरू होती है। कुछ ही पलों में शुभम भीम को बुरी तरह से पछाड़ देता है। ये देखकर जमींदार को विश्वास नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? भीम को आज तक कोई नहीं हरा पाया, लेकिन मैंने इसे हरा दिया। लेकिन कैसे? क्योंकि मैंने शेरनी का दूध पिया है। चौधरी चौंक जाता है। क्या बकवास कर रहा है? हर उस बेटे ने जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, उसने शेरनी का दूध पिया है। बस उसे एहसास नहीं होता कि माँ के दूध में कितनी ताकत होती है। शुभम गांव के सभी नौजवानों की ओर देखता है। जब साधु महाराज ने मुझे ये बताया, तब मुझे समझ में आया कि मैं जंगल में बेवजह भटक रहा था, जबकि मेरी रगों में तो शेरनी का दूध ही बह रहा था। ये सुनकर गांव के युवकों में आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। चौधरी युवकों का आक्रोश देखकर डर जाता है। सभी गांव वाले एकजुट हो जाते हैं। जो तुमने वादा किया है उसे पूरा करो। गांव के सभी लोगों की जमीनें वापस करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अपमानित होकर चौधरी सारे गांव की जमीन गांव वालों को वापस कर देता है और गांव छोड़कर चला जाता है।